स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सबका एक बार पुनः यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपन लोग सिंटैक्स नामक टॉपिक पूरा कर चुके हैं। आज अपन एक नया टॉपिक की शुरुआत आपके सामने करते हैं। देखिए, नया जो सिलेबस आया है 11वीं का, उसके अंदर बहुत सारे संशोधन हुए हैं। अब की बार मेमोरी बेस जो स्मरण शक्ति पर आधारित है, जैसे सिनोनिम्स हैं, एटोनिम्स हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जोड़ दिए गए हैं, प्रोवर्ब्स है, आइडम्स है, इस तरह के कई छोटे छोटे टॉपिक जिनको समझना कम और याद करने का काम ज़्यादा है, तो इस तरह के टॉपिक्स जोड़े गए हैं। पहले अपन सिंटैक्स कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आपने 10वीं में पढ़ा होगा, पूरी जानकारी उसमें 10वीं लेवल की थोड़ी कम रहती है। अब उसको हम डिटेल से थोड़ा और अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमारी 11वीं में है। फिर इसके बाद पैसिव वॉइस अपन लोग पढ़ाएंगे, उसके बाद सिंथेसिस पढ़ाएंगे, और इसी के बीच बीच में अगली बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिस्ट बना करके जो विलोम शब्द, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, उनको मैं लगभग 100 के लगभग आपको डाला जाएगा। तो मेरा अपील आप लोगों से कि आप लोग जब फ्री रहें, क्योंकि विलोम शब्द और जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये समझाने का तो इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, ये याद करने पड़ेंगे। और ये अच्छा भी है 11वीं क्लास के बच्चों के शब्दों की। मैं बता रहा था पिछली वीडियो में, आपको बताया था मैंने कि शब्द भंडार बहुत कम रहता है अपने ग्रामीण क्षेत्र में। लोगों को इंग्लिश की जो शब्द हैं वो बहुत कम रहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और एक अर्थ की अनेक मीनिंग होती हैं। तो इस तरह की स्पेलिंग जिसमें एक ही चीज़ को किस किस रूप में बोला जा सकता है, किसको हम ये भी कह सकते हैं, ये भी, इस तरह के सिनोनिम्स के अंदर आपको, तो कुल मिलाकर के शब्द जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उसका लगभग 100 मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। और आप लोग रोज़ उसमें एक सीरियल बना करके, पिछले बार मैंने आपको लगभग 250 के लगभग वर्ब डाली गई थी, तो मुझे आशा है कि आपने शायद वर्बों को तो कंप्लीट कर लिया होगा। देखो, 2 तरह की स्टडी आपको करनी है। जो चीज़ समझने लायक है उसको हम वीडियो बना करके आपके सामने डालते हैं, तो समझने के लिए आप वीडियो देखें। जो लोग लर्निंग बेस है, मेमोरी बेस, जिसमें विद्यार्थी का ज़्यादा योगदान रहता है, टीचर का कम, वो आपको अलग से हम लोग एक साथ डाल देते हैं। तो आप लोग दोनों स्तर से तैयारी करना। तो फिलहाल अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाने का काम यहाँ क्लास में करेंगे, और बाकी काम जो याद करने का काम है वो आपको मैं अगली बार डाल दूँगा। तो आप निश्चित रूप से इस प्लान के साथ, इस योजना के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और शब्द भंडार, मेमोरी बेस और माइंड बेस, दोनों चीज़ें आपके अंदर कामयाब होंगी, और फिर आपका शब्द भंडार भी अच्छा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आज अपन एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, जिसका नाम रिपोर्टेड स्पीच भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, और एक इसका नाम है नरेशन। देखो, नरेशन क्या है, इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। देखो, 2 चीज़ें पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके बारे में आपने 10वीं में पढ़ा होगा। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इन दोनों चीज़ों को पहले ढंग से समझना है आप लोगों को, ताकि आप लोग पहले तो ये तो समझे कि डायरेक्ट होता क्या है और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच, देखो स्पीच का मतलब होता है भाषण, वार्तालाप, कन्वर्सेशन, डायलॉग भी वार्तालाप को ही बोलते हैं, कन्वर्सेशन भी बोलते हैं। स्पीक से बना स्पीच, तो स्पीच दोनों में आया, इसका मतलब भाषण। और डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष, जब 2 आदमी आपस में प्रत्यक्ष बात करें। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 आदमी हैं, ए ने बी से कहा तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे हो। अब बात करने का कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है, 2 आदमी कोई भी बात कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, क्या आप लोग 11वीं में पढ़ते हो। कोई भी ए आदमी बी से जो चाहे जो क्वेश्चन कर सकता है। अब ये तो अपन लोग बाद में देखेंगे कि वो वाक्य सकारात्मक बोल रहा है कि नकारात्मक बोल रहा है कि इंटरोगेटिव WH, लेकिन जब 2 आदमी आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं तो इस तरह की वार्तालाप को, इस तरह की कन्वर्सेशन को, इस तरह की स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष
कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच, और प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट। तो जब दो आदमी फेस टू फेस आमने सामने बात करें, इस तरह की स्पीच को, इस तरह की वार्तालाप को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे समझो जैसे ए और बी दो बच्चे थे। ए ने बी से कहा कि मैं अलवर जा रहा हूँ। जैसे इसको एक वाक्य के माध्यम से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डस्टर, अरे नितिन डस्टर लेकर ना बेटा। देखिए इस तरह की चीज़ें एक वाक्य में बोल देता हूँ। जैसे मोहन सेड टू कविता। मोहन ने कविता से कहा। मोहन सेड टू कविता, क्या कहा मोहन ने कि क्या आप 11वीं पढ़ती हो? मोहन ने कविता से कहा आर यू रीडिंग इन क्लास 11th? आर यू रीडिंग इन क्लास 11th? इसकी 2-3 बातें आप लोग पहले समझिए। देखिए सेड टू, पहले तो सेड का सुनो। से एक फॉर्म होती है मुख्य क्रिया। से यानी होता है कहना या बताना। जब कोई आदमी पहले बात कर चुका है कि मोहन ने सोहन से कहा, राजू ने मीना से कहा, मैंने आपसे कहा, तुमने मुझसे कहा, तो ये कहा ये जो वाक्य पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने अगर पढ़ा हो कभी टेंस, तो उसमें ये आता है सेकंड फॉर्म, और से की सेकंड फॉर्म है सैड। से की थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म सैड होती है। अब सुनने वाला कोई आदमी है तो उसके पहले लगाते हैं टू। तो जितने भी वाक्य हम लोग पढ़ाएंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, मोहन ने सेड टू, कविता सेड टू, राजू सेड टू, तो सेड टू का मतलब होता है कहा। मोहन ने कविता से कहा तो मोहन सेड टू कविता। कविता ने मुझसे कहा तो कविता सेड टू मी। तो पहले तो ये दिमाग लगा लीजिए कि सेड टू ही क्यों आता है। सेड टू पास्ट टेंस में जब उसने उससे कहा, अगर ये मोनिका मुझसे कहती है, मोहन राजू से कहता है, अगर टेंस प्रेजेंट हो तो ये सेड टू कई बार से अथवा सेज भी आ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सेड टू ही आए, से भी आ सकता है। लेकिन से और सेज दोनों एक ही टेंस है। ये से कब आता है, सेज कब आता है? जब टेंस इंडेफिनेट हो प्रेजेंट वाला। जैसे मैंने कहा मोहन ने कविता से कहा जब तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो सेड टू आएगा। लेकिन मोहन कविता से कहता है। अब कहता है मोहन कविता से रोज कहता है, तो मोहन कहता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ताती आ रहा है लास्ट में। अब मोहन एक वचन है तो सेड टू के स्थान पर आएगा मोहन सेज। तो जब एक वचन कहने वाला आदमी हो और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो तो आएगा सेज। लेकिन अगर उसी टेंस में मैं कविता से कहता हूँ, मोहन कहता है तो मोहन सेज, लेकिन मैं कविता से कहता हूँ कि आप पढ़ लीजिए, या मैं कविता से कहता हूँ कि उठ जाइए और स्कूल जाओ, तो इस तरह के वाक्य। अब यहाँ आई मैं कविता से कहता हूँ, तो मोहन कह रहा था जब तो सेज, क्योंकि मोहन एक वचन है, लेकिन मैं आई बहुवचन हूँ। आप कहते हैं या हम सब कहते हैं बच्चों से, तो वी सेज नहीं आ सकता, क्योंकि बहुवचन कर्ता जब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो से आता है। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि सेड टू कब आता है और से या सेज टू कब आता है। जैसे अगर कोई ये बोले मोहन ने उससे कहा तो सेड टू। अब सेड टू तो सबके लिए आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। चाहे मोहन ने कहा तो मोहन सेड टू, कविता ने कहा तो कविता सेड टू।
मैंने कहा तो आई सेड टू, क्योंकि पास्ट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सबके साथ सेकंड फॉर्म है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर यह आ जाए कहता है, तो एक वचन आदमी है कहने वाला तो सेज, और बहुवचन है कहने वाला तो सेड टू आता है। तो सेड टू की बात और करते हैं आगे अपन। अगर मान लीजिए फ्यूचर टेंस में आ जाए, मोहन कविता से बोलेगा कहेगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपसे कहूंगा, तो जब गागी आ जाए, कहता है तो से या सेज टू, कहा तो सेड टू। लेकिन अगर यह आ जाए कि कहेगा, तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, सेड टू के स्थान पर विल से अथवा शैल से भी आता है, शैल से। जैसे अगर मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनेट में आपने कभी पढ़ा हो, तो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर अगर कर्ता आई और वी है, कर्ता अगर आई और वी है तो वहाँ तो आता है शैल से, क्योंकि कर्ता आई और वी के साथ शैल आता है। जबकि अगर कर्ता अन्य कोई हो तो उनके लिए विल आता है, विल। तो जैसे मान लीजिए अगर कर्ता आपका आई और वी है कहने वाला, जैसे मैं कविता से कहूँगा, तो आई शैल से आएगा, हम कहेंगे तो शैल से, लेकिन मोहन कहेगा तो विल से। तो आपकी दो बातें ढंग से समझ में आ गई होंगी, दो या तीनों टेंस समझ में आ गया होगा कि सेड टू कब आता है, जब कोई बात पहले कही गई थी, मोहन ने उससे कहा, कविता ने उससे कहा, तो सेड टू। अगर बात प्रेजेंट टेंस में है तो से या सेज दोनों में से एक आएगा। एक वचन करता है तो सेज टू, और बहुवचन करता है तो से टू। अगर बात फ्यूचर टेंस है तो विल से या शैल से आएगा। तो ये तो बात आपके समझ में आ गया कि ये सेड टू का क्या लफड़ा है, यहाँ सेड टू ही क्यों आता है, क्या और कुछ भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ये आता है टेंस के अकॉर्डिंग और कर्ता के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं थोड़ी सी और जानकारी। देखो जो भी आएगा सेड टू, फिलहाल अपन ज़्यादातर वाक्य पास्ट टेंस में आते हैं तो मैं सेड टू की बात करता हूँ, लेकिन आप कंफर्म करके बता सकते हैं कि सेड टू के जब भी सेड टू आए तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका लफड़ा क्या है। अब बात करते हैं सेड टू के पहले, सेड टू के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, यानी कहने वाला कौन है। जैसे ये वाक्य देखो, मोहन सेड टू कविता, तो मोहन सेड टू कविता में मोहन कहने वाला है, सब्जेक्ट है, और जो सेड टू के बाद में आता है यहाँ, वो आता है लिसनर, ऑब्जेक्ट। तो ये आप कंफर्म कर लें कि सेड टू के पहले सब्जेक्ट आता है और सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ कविता लिसनर है, सुनने वाली है, और मोहन बोलने वाला है, यानी मोहन सब्जेक्ट है और कविता ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी कोई भी हो सकता है। आई सेड टू स्टूडेंट्स, मैंने विद्यार्थियों से कहा, तो आई सेड टू स्टूडेंट्स, इस वाक्य में स्टूडेंट्स ये सुनने वाले हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जबकि मैं सब्जेक्ट हूँ। और कोई भी आप चेंज करके कह सकते हैं, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, यू यानी आपने मुझे कहा, तो यू जो था ये सब्जेक्ट है कहने वाला, और मी मैं सुनने वाला हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। अब बात करते हैं अपन कि इसी वाक्य को, पहले अभी बहुत सारी सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है, पहले इसी को अपन देखते हैं। ये मान लीजिए वाक्य है, मोहन सेड टू कविता, मोहन सेड टू कविता, मोहन सेड टू कविता। इसका लफड़ा आपका पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें फिर मैं कह रहा हूँ, इससे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये स्पीकर है, स्पीकर, स्पीकर का मतलब बोलने वाला, और ये लिसनर है, यहाँ जो आएगा वो लिसनर आएगा, सुनने वाला। कई बार थोड़ा सा एग्जामिनर चेंज भी कर देता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, और लास्ट में बोल रहे सेड मोहन टू कविता, सेड मोहन, इसका मतलब मोहन ने कहा टू कविता।
तो ये ध्यान रखना, सुनने वाले के पहले टू आता है। किसको कहा, को की अंग्रेजी टू होती है यहाँ, तो जिसके पहले टू आए वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लफड़ा समाप्त नहीं होगा फिर अपन आगे जाकर अपन इसको बदल नहीं सकते इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पूरा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले का है इसे हम रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब है। अब कहने वाला यानी मोहन फिलहाल सुनने वाली कविता को क्या कहेगा। अंग्रेजी हो चाहे हिंदी, विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। जब किसी बात को आप ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं, कोई चेंज नहीं है। जैसे कभी अखबार में आपने सुना होगा, अखबार वाला मान लीजिए किसी भी मंत्री या किसी अच्छे व्यक्ति या उच्च अधिकारी की स्टेटमेंट लिखता है। जैसे मान लीजिए कोई भी समाचार है कि भाई कल ये होने वाला है, तो संबंधित अधिकारी के पास हमारे मीडिया वाले जाते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो उसे संबंधित न्यूज़ आपको बताएंगे। तो अखबार वाला उसके कथनों को, उसके स्टेटमेंट को बिल्कुल इन्वर्टेड कोमा, एक कोमा होता है, ये कोमा, इसको लोग इनवाइटेड करते रहते हैं, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ये इसका नाम है। इनवाइटेड तो इनवाइट तो आमंत्रित करना होता है, जो आदमी आमंत्रण करने के बाद में आया उसको इनवाइटेड, और जो आदमी बिना बुलावे आ गया हो उसको अनइनवाइटेड बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है इन्वर्टेड। तो जब किसी बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है उसे इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जिसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये तो था रिपोर्टेड वर्ब पूरा। अब ये कहने वाला क्या कहा उसने, उस पूरी बात को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अब अपन वो बात लिखते हैं कि मोहन ने कविता से क्या कहा, उससे कहा कि क्या आप 11वीं पढ़ती हैं, तो उसने कहा आर यू रीडिंग, उसी वाक्य को अपन दोबारा से लिखेंगे, आर यू रीडिंग इन क्लास 11th, आर यू रीडिंग इन क्लास 11th। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद हो गया। मोहन के द्वारा बोला गया वाक्य, ये आपको कंफर्म कर लीजिए, यहाँ बोलने वाला मोहन है, सुनने वाली कविता है। अब ये जो पूरा क्या कहा, भाई कुछ भी कह सकता है, मैंने कहा आपको वाक्य सकारात्मक भी, नाम भी पूछ सकता है, पढ़ाई से संबंधित बात हो सकती है, और भी जो हम लोग बात करते हैं आपस में कुछ भी बात कर सकता है, स्पीकर लिसनर को कुछ भी बोल सकता है। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बात हो रही है, मोहन कहने वाला है, कविता सुनने वाली है। अब यहाँ मोहन ने क्या कहा उसको हमने सेम टू सेम लिखा है, जो उसके मुंह से निकले हुए वक्तव्य था, स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को, उसके कमेंट को, उसकी टिप्पणी को हमने सेम टू सेम लिखा है। तो जब किसी दो आदमियों के बीच जो वार्तालाप होती है उसको आप इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करके सेम टू सेम प्रत्यक्ष लिख देते हैं, तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका ये सबूत है कि आपने उसकी बात को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। इन्वर्टेड कोमा में जब भी लिखा जाता है जब उसकी बात को सेम टू सेम लिखें। लेकिन अब मेरी बात ये सुनिए, कविता जो सुनने वाली है, मोहन ने पूछा कि क्या तुम 11वीं में पढ़ती हो। मान लीजिए कविता को कविता की मम्मी ने पूछा कि मोहन तेरे से क्या पूछ रहा था, तो कविता तो यही कहेगी ना कि मोहन ने मेरे से पूछा कि क्या मैं 11वीं में पढ़ती हूँ। अब इस वाक्य को ढंग से सुनो आप। मोहन ने कहा था क्या आप 11वीं में पढ़ती हैं, आप यू यूज किया था उसने। लेकिन अगर कविता भी अपनी मम्मी को जाकर के ये कहेगी कि मोहन ने मुझसे पूछा कि क्या तू 11वीं में पढ़ती है, वो भी यू यूज करेगी, तो ये अटपटा सा लगेगा। तो कविता अपने उस वक्तव्य को जो मोहन ने उसके लिए यूज किया था, उसमें उसने, मोहन ने तो कहा था क्या तुम, लेकिन कविता अपनी मम्मी को बोलेगी क्या मैं 11वीं में पढ़ती हूँ। तो कुल मिलाकर के जो दोनों के बीच बात हुई थी प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्पीच,
उसमें कुछ संशोधन करके फिर अपनी मम्मी को बताती है। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में क्योंकि कुछ करेक्शन करने पड़ते हैं जो अटपटे लगते हैं अगर नहीं करें तो हम। मान लीजिए आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, मौन ने सोन से कहा आपका नाम क्या है। अब मान लीजिए वही बात वो घर जाकर बताएगा कि मौन ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, ये थोड़ी कहेगा कि आपका नाम क्या है। तो इस तरह के उसने यू का आई में चेंज कर दिया, यू का आई में चेंज, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब किसी व्यक्ति की बात को सेम टू सेम लिखा जाता हो, सेम टू सेम बोला जाता हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। I am just repeating in English. When two persons are talking on any topic, that topic may be any, just anything, just journal things or study material or any other topic, that is called direct speech. When two persons talk any material, any subject topic, then this is direct speech. But when any listener tells to any man about the talking, about the dialogue, after making some corrections, that is called indirect speech. तो जब किसी की बात को सेम टू सेम बोला जाता है वो डायरेक्ट स्पीच, और उसमें कुछ करेक्शन करके बोला जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और आप समझ लीजिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इनमें अर्थ अलग है। नहीं, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट में बोलने से मूल भावना नहीं बदलती है। सेंटेंस का अर्थ वही रहता है, अर्थ वही रहता है, सब कुछ अर्थ अगर बदल गया फिर तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब शब्दों का चेंज है, केवल अर्थ में बदलाव नहीं होता है। तो आप चाहे डायरेक्ट स्पीच लिख दो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच लिख दो, अर्थ तो दोनों का एक ही है। वही एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, चाहे पैसिव वॉइस में बोल दो चाहे एक्टिव वॉइस में, अर्थ तो एक ही है, अर्थ थोड़ी बदलता है। मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि मैं चाय पीता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है, और वो कह दे चाय मेरे द्वारा पी जाती है, पैसिव वॉइस है। तो मैं चाय पीता हूँ, चाय मेरे द्वारा पी जाती है, अर्थ थोड़ी बदला है। तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में अर्थ नहीं बदलता, केवल ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड यूज करने के लिए कि भाई अच्छा नहीं लगता कि हम डायरेक्ट को सेम टू सेम बोलें, उसको कुछ परिवर्तन करके लिखना चाहिए। तो उसके इस तरह से स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंग्लिश का भावार्थ ना बदले, केवल शब्द बदलें और अच्छी भाषा लगे, इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं, बाकी अर्थ नहीं बदलता है। तो अब आपके कोर्स में आएगा क्या, आपके कोर्स में दो आदमियों की जो वार्तालाप है उसको डायरेक्ट स्पीच में लिख करके दे देंगे और कहा जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। बच्चों 11वीं 12वीं में तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही बदलाता है। 10वीं में आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस को पैसिव, आपको एक्टिव दे दिया जाएगा और पैसिव वॉइस। लेकिन ये थोड़ी है कि एक्टिव को ही पैसिव में, डायरेक्ट को ही इनडायरेक्ट में बदलाए, ऐसा भी तो हो सकता है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी बदला सकता है। तो आगे जाकर के जो बड़ी क्लासेज होती है उसमें वॉइस चेंज करवाता है, क्वेश्चन आता है चेंज दी वॉइस। अब उसमें आपको ये देखना पड़ता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच दे रखा है तो इनडायरेक्ट में बनाओ, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में बना सकता है। लेकिन फिलहाल तो इतनी सरल सी बात है कि डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके समझ में 3-4 बातें आ गई, उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या समझ में आया है। नरेशन कह दो, रिपोर्टेड स्पीच कह दो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह दो। एक ही आदमी के 3 नाम हैं, इसलिए आप लोग उसके नाम को लेकर भ्रमित नहीं हो। इस तरह की बातें भी आपके दिमाग में ध्यान रखनी है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष भाषण, जब दो आदमी आपस में आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं सेम टू सेम तरीके से, वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन उनकी बात को कोई तीसरा आदमी कुछ करेक्शन करके, कुछ बदलाव करके लिखता है तो इससे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आपके कोर्स में आएगा डायरेक्ट स्पीच और आपसे कहेगा कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अर्थ नहीं बदलता, केवल शब्द बदलते हैं, तरीका बदलता है, लेकिन मूल भावना, मूल जो भावार्थ है वही रहता है। फिर हमने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच इस तरह से आएगा, हर वाक्य ये आएगा, मौन सेड टू कविता, कविता सेड टू मी। तो इस तरह की बातों में हमने 3-4 बातें आपको समझाई है कि सेड टू का मतलब है कहा। जब कोई बात पास्ट इंडेफिनिट में कही गई हो तो वहाँ सेड टू आता है, चाहे कहने वाला कोई भी हो।
सुनने वाले के पहले टू आता है, जब कोई लिसनर आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, तो टू उसके पहले आता है। यहाँ से और सेज भी आ सकता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। यहाँ विल से और शैल से भी आ सकता है जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। फिर हमने कहा ये जो कहने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं या स्पीकर कहते हैं। सुनने वाली कविता है तो सुनने वाले को हम अंग्रेजी में लिसनर या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये थी, और इस पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। जो बात कही जाती है उसे हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। ये इन्वर्टेड कोमा था और समाप्त होने के बाद ये इन्वर्टेड कोमा को हमने बंद कर दिया। और इस पूरी बात को जो भी आदमी जिस तरीके से बोलेगा, पूरे के पूरे उस भाषण को जो सब्जेक्ट के द्वारा बोला गया था उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको हम बात करते हैं, ये तो थी सामान्य जानकारी। अब मेन टॉपिक पे हम चलते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ बातों का ध्यान हम रखते हैं। उसके लिए सबसे पहले 3 नियम मोटे मोटे आपको हम बताएंगे, जिसमें पहला नियम मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो में कम से कम पहला नियम ढंग से, बिल्कुल ढंग से ध्यानपूर्वक अगर आप उसको सुनेंगे तो 100% आपके पहला नियम तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से। जैसे मीना सेड टू मी, मीना ने मुझसे कहा कि मैं तो भाई अलवर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू अलवर। आई एम गोइंग टू अलवर, ये वाक्य था। मीना इसमें बोल रही है तो सब्जेक्ट है, मैं इसमें ऑब्जेक्ट हूँ, सुनने वाला हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो बोला गया है ये है मैं अलवर जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहा जाएगा इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इन्वर्टेड कोमा ये रहा, यहाँ है। अभी मैंने कहा था जब किसी भी बात को सेम टू सेम लिखना हो तो इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसमें चेंज करके लिखते हो, जैसे मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, तो स्टेटमेंट है तो आपने सेम टू सेम लिखा इन्वर्टेड कोमा। लेकिन दूसरा आदमी कहेगा तो सर ने कहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो जब किसी बात को सेम टू सेम लिखते हैं जब भी तो डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो बात ही जब इनडायरेक्ट हो गई, उसके कथनों को हमने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, तो अब इन्वर्टेड कोमा नहीं आ सकता। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच का जो कोमा है इन्वर्टेड कोमा, उसको हम हटाएंगे और उसके हटाकर उसके स्थान पर, क्योंकि फिलहाल ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है, दोनों वाक्य अलग हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह आता कि तुम अलवर जा रहे हो, तो यहाँ पर आता है यू आर गोइंग। ये यू बड़ा है, इसका मतलब ये अलग है, ये सेंटेंस फिलहाल अलग है। अब हम कोमा को हटाएंगे तो 2 वाक्यों को हम जोड़ेंगे। 2 वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कंजक्ट की आवश्यकता होती है। कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने वाली कड़ियों को अंग्रेजी में कंजक्शंस कहते हैं। तो आप कोमा को हटाकर यहाँ कंजक्शन लगाएंगे, और यहाँ कंजक्शन मोटे तौर पर 3 लगाए जाते हैं, बाद में और सामान्य जानकारी हम बताएंगे। एक तो आता है दैट, एक आता है इफ, एक आता है WH। तो सबसे पहले आप आज के इस वीडियो में ये समझें कि कोमा को हटाकर दैट कब आता है, इफ कब आता है और WH कब आता है। देखिए इस कोमा को हटाने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, और अंदर शुरू में देखेंगे क्या है। इन्वर्टेड कोमा के शुरू में ये यू है, यू एक सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट मैंने सिंटैक्स में आपको पढ़ाया था, 8 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। 3 इसको क्लासिफिकेशन 3 भागों में कर रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड में यू है, थर्ड में ई, ही, सी, इट, दे, नेम ये हैं। तो अगर वाक्य के शुरू में कोई करता है, इन्वर्टेड कोमा के जस्ट बाद इन डायरेक्ट बनाते समय हमें सबसे पहले कोमा के अंदर देखना यू है, सब्जेक्ट है। अगर शुरू में सब्जेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट देख लिया, और लास्ट में देखो फुल स्टॉप है, और लास्ट में हो फुल स्टॉप, अगर ये दोनों चीज़ हों, इसका मतलब वाक्य सकारात्मक है, असर्टिव सेंटेंस है। जब किसी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो वो वाक्य असर्टिव होता है, सकारात्मक है। और सकारात्मक है तो अब हम कंजक्शन यहाँ पर दैट लगाएंगे, कोमा को हटा देंगे, इस कोमा को हटाकर दैट लगाएंगे। तो यदि यहाँ शुरू में कोई करता हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो कोमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। तो ये एक दैट का नियम था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मीना ने मुझसे कहा, और ये सेंटेंस इस रूप में आ जाए, मान लीजिए यू आर की जगह वो इंटरोगेटिव बना दे कि आर यू गोइंग, क्या आप अलवर जा रहे हो। सेंटेंस वही है कि कहने वाली मीना है, सुनने वाला मैं हूँ, और वही है कि क्या आप अलवर जा रहे हैं। वो तरीका जो बात करने का था वो इंटरोगेटिव बात कर रही है, क्वेश्चन यस नो में देना है कि हाँ मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो वाक्य जब आर आ गया तो वाक्य इंटरोगेटिव, शुरू में हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अगर किसी वाक्य के शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब, कई बार हेल्पिंग वर्ब ना आकर मॉडल भी आ जाता है, मॉडल। अगर किसी वाक्य के शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ जाए तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। और जब लास्ट में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी तो 100% लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा अगर वाक्य इंटरोगेटिव है। कई बार वाक्य के लास्ट में, शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता है, उसमें फिर अपन बताएंगे थोड़ा अपवाद स्वरूप, वो अलग नियम है। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखो आप कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब मॉडल आएगा तो 100% क्वेश्चन मार्क आएगा। और जब ये कंडीशन अगर वाक्य में बन रही है, जैसे यहाँ बन गई, देखो आर यू आ गया, मोहन ने मीना से कहा कैन यू सोल्व माई प्रॉब्लम, क्या आप मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कैन आ गया, क्या आप मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, कैन का मतलब मॉडल आ गया। तो अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो कॉमा को हटाकर इफ़ लगाते हैं, इफ़। ये दूसरा नियम है, इसको कल अपन समझाएंगे अगली वीडियो में, फिलहाल इसको ढंग से समझ लीजिए। अगर वाक्य के शुरू में WH आ जाए, ये WH कौन से होते हैं, वेयर, वाट, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ओल्ड, ये हाउ शुम, हाउ भी आ जाए, वेयर आ जाए, विच आ जाए, हु आ जाए, हुज आ जाए, ये सारे WH हैं। तो यदि किसी वाक्य के शुरू में कोई भी WH शब्द आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर वाई, वाही, वैन कुछ भी आ जाए, तो शुरू में WH आएगा तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। और जब शुरू में आ जाए WH और लास्ट में आ जाए क्वेश्चन मार्क, तो आप उस कॉमा को हटाकर उसी WH को, चाहे वाट है तो वाट को लिख देंगे, वेयर है तो वेयर को लिख देंगे, हु है तो हु को लिख देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन मार्क, इस जो इंटरोगेशन मार्क है, ये जो आपका इंटरोगेटिव जो मार्क है, निशान है, चिन्ह है, इस कॉमा को हटा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आता है, इनडायरेक्ट में नहीं आता है। और फिर क्या करेंगे ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ढंग से इसको समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको और अधिक आगे की जानकारी हम लोग देंगे।